क्या आप में से कोई कुछ बताएगा प्रिलिमिनरी नॉलेज व्हाट इज फ्रिक्शन? इट्स ए फोर्स, है ना? क्या होता है उसका डायरेक्शन? कैन एनीवन टेल एनी आइडिया? Opposite to moving body. ऑपोजिट टू दी मूविंग बॉडी, Opposite to direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं अगर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है? पीछे पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, ये सब कंफ्यूजन शुरू हो गया। तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। इट हैज नथिंग टू डू विद द मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है कि जीरो है। जब कोई गाड़ी चल रहा है या फिर मैं चल रहा हूं या फिर कोई बॉल ऐसे रोल करते हुए फ्लोर पे जा रहा है तो आप कहोगे देयर इज नो फ्रिक्शन। अगेन फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे भी हो सकता है कि कोई बॉडी चल रहा है उसके ऊपर आगे की तरफ है या फिर पीछे की तरफ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। When a car is taking a turn at a curved road, frictional force is neither in the forward direction nor in the backward direction. It is perpendicular to the velocity. तो ये सारा चीज आपको सीखना है, सीखना ही नहीं सीखना है ना? क्योंकि बड़े बड़े मिसकंसेप्शन लेके हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा। क्योंकि अब कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मालूम है। जिस बोर्ड पे कुछ लिखा है तो उसको साफ करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। जिसमें कुछ नहीं लिखा है तो लिखने से जल्दी बन जाता है। इसलिए एक कोचिंग ट्यूटर ने अपने घर के सामने नोटिस लगाया था, जिनको कुछ नहीं मालूम है उनके लिए 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपीज़। जिनको थोड़ा थोड़ा मालूम है उनके लिए 200 रुपीज़ पर मंथ। क्यों बताओ? जो थोड़ा थोड़ा मालूम है उसको साफ करना है, उसके बाद नए सिरे से डालना है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ढंग से देखेंगे। Whenever, point number 1, whenever there is a relative sliding or tendency of sliding, the opposition force developed is called फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हुआ? फोर्स। द ऑपोजिशन फोर्स डेवलप इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ध्यान रहे, फ्रिक्शन डज नॉट डेवलप इन ए बॉडी इन मोशन व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, देयर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैं कहूं कि मैं अगर अपना दोनों हाथ को मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, बोथ द हैंड्स आर इन मोशन बट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम। हाउएवर जब मैं हाथ को ऐसे ऐसे करता हूं, द हैंड्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, और ऐसे करने में मुझे दिक्कत होता है, कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, ना ये पेन स्लाइड कर रहा है ना ही इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी है। इससे बेहतर समझ में आएगा। ये एक ब्लॉक मेरे हाथ पे रखा है, ना ये स्लाइड कर रहा है ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी है, लेकिन हाथ को ऐसे किया, अब भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, बट देयर इज ए टेंडेंसी टू स्लाइड। ऑब्वियसली इसको मौका मिला तो नीचे की तरफ फिसल जाएगा, थोड़ा तेल डाल देंगे नीचे की तरफ फिसल जाएगा, मतलब इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी है। अब भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है।
देखो मैं स्टेटमेंट्स बनाता हूं तो बड़ी केयरफुली बनाता हूं। whenever there is a relative sliding or tendency of sliding, the oppositional force developed is called friction। तो अभी ये बॉडी का नीचे की तरफ स्लाइड करने का टेंडेंसी है, तो इसको कोई रोक रखा है, कौन? फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है, मतलब इसको इधर स्लाइड करने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा डायरेक्शन में होगा, है ना। इसके ऊपर एक कंपोनेंट आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, आप जानते हो द फोर्स पुलिंग डाउन इज mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक के रखा है। mg sin थीटा को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को कुछ ऐसा होना जरूरी है, उल्टा डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, जो इसको रोक के रखा है। तो whenever there is a relative sliding or tendency of sliding, there is a frictional force available which opposes the relative sliding or tendency of sliding। जस्ट मैं एक छोटा सा केस लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक आदमी है और इस आदमी ने कुछ ऐसे खड़ा है, the man is standing like this। दूसरे केस में सेम आदमी कुछ ऐसे खड़ा है, अब कौन से आदमी के पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, ए का कि बी का? देखो तो ए तो चुपचाप खड़ा है, ये ना स्लाइड कर रहा है, ना स्लाइड करने की टेंडेंसी है, लेकिन इसके पांव के नीचे अगर थोड़ा सा ऑयल दे दोगे तो ये पांव इधर फिसल जाएगा, ये पांव इधर फिसल जाएगा, बेचारा धम करके गिरेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, इसके पांव पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो समझ में आया, when there is a relative sliding or tendency of sliding, there is a frictional force। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो फ्रिक्शनल फोर्स, ए फुट, पांव पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट 8 फुट, पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। समझ में आया? कैसे आता है ये फ्रिक्शनल फोर्स? इन ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग। हम पहले भी बोले हैं, जब भी हमारे सामने कोई फोर्स आएगा, उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के बारे में 3 चीज जानना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे आता है? पॉइंट नंबर 2, फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को एफ लिखूंगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स tangentially at the surface of contact। जिस सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस के साथ टेंजेंशियली एक्ट करेगा। कहने का मतलब हुआ, अगर ये कोई एक बॉडी है, ये इधर स्लाइड कर रहा है, तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में हमें फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना पड़ेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। अब डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं है, डायरेक्शन हम लोग पता कर लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टैंजेंशियल टू द सरफेस। जो सरफेस स्लाइड कर रहा है, इट इज ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग टेंडेंसी और स्लाइडिंग एक्ट्स टैंजेंशियली टू द सरफेस। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर जो आया तो ये हो गया फोर्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स आया। एजेंट कौन है? हु गिव्स द फोर्स? हु गिव्स दिस फ्रिक्शनल फोर्स? दैट इज द अदर सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन वन सरफेस is due to the other surface in contact, other surface in contact। एक सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन दिया? जो दूसरा सरफेस कांटेक्ट में है। और कैसे दिया? ऑपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग।
एक्सक्यूज मी। पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, तो जैसे मैं ये दोनों हाथ को मल रहा हूं, तो इस हाथ को सोचो, ये आगे गया, रिलेटिव टू दिस एंड ये आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा। और जब ऐसे कर रहे थे, ये हाथ पीछे आ रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा। जैसे जा रहा है उसको अपोज करेगा। लेकिन मैं बताया हूं, नॉट मोशन, रिलेटिव मोशन। हो सकता है कि ये हाथ मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ दूसरा हाथ मूव कर रहा है। जब दूसरा हाथ को मैं आगे की तरफ ले रहा हूं, रिलेटिव टू दिस हैंड, ये पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि प्रैक्टिकली नहीं जा रहा है। रिलेटिव टू दिस हैंड, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा। इसलिए मैं रिलेटिव वर्ड को यूज किया हूं। ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। ठीक है, तो for sliding between two bodies, the frictional force on the two surfaces form a pair of action-reaction force, action and reaction force. So they are equal and opposite. Equal and opposite. ध्यान रहे, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिया कौन? ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उल्टा डायरेक्शन में। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब है, जब मैं दोनों हाथ को रगड़ रहा हूं, मेरे ए हाथ पे जितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, उसका इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ये हाथ पे आ रहा है। अगर इसमें 10 न्यूटन आ रहा है, तो इसमें भी 10 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब जब दोनों हाथ को ऐसे मलेंगे, दोनों के बीच में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। विल दे कैंसल आउट ईच अदर? Will they cancel out each other? No. Why? Because they are acting on two different bodies. One frictional force इस हाथ के ऊपर आ रहा है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स इस हाथ के ऊपर आ रहा है। How they can cancel out? अगर एक ही बॉडी के ऊपर दो ठो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आते तो कैंसिल हो जाता। एक बॉडी के ऊपर इधर, दूसरे बॉडी के ऊपर इधर आएगा, तो हाउ दे विल कैंसिल आउट? तो हम कहेंगे they are behaving as action reaction pair, equal and opposite, as they are on two different bodies, they do not cancel out each other, or they do not cancel। तो ये क्या पता चला? क्योंकि अलग अलग बॉडी के ऊपर आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं, है ना। जब भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होता है, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करता है ऑन द सरफेसेस। एक सरफेस दूसरा सरफेस के लिए एजेंट जैसे बिहेव करता है। तो these two forces behave as action reaction pairs. They do not cancel out because they are acting on two different bodies. अगर आपको ये चीज समझ में आया, थोड़ा ये फिगर को देखिए और बताइए कि कैसा होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं आपको कुछ एक केस दे रहा हूं। ये ऐसा है, ये कोई एक ब्लॉक रखा है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा गैप क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इमेजिन कर पाओगे। ये एक दूसरा ब्लॉक रखा है, ये फ्लोर है, ये वॉल है, वैसे दे आर ऑल इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। मैं गैप रखा हूं ताकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स दिखा पाऊं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे
एक बड़ा तगड़ा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इतना जोर से अप्लाई करता हूँ कि ये जो वेज है वो अंदर की तरफ सरकने लगेगा। नाउ दिस ब्लॉक द वेज इज गोइंग इन। अब मुझे देखना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ रिलेटिव टू ग्राउंड दिस सरफेस इज गोइंग इन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। चलो इसको कहते हैं F1, but the frictional force on the two surfaces are equal and opposite. On the floor frictional force ऐसे आएगा, equal and opposite, इसके ऊपर आएगा F1 in this direction. Similarly this point with respect to the other point, ये अंदर की तरफ जा रहा है, tangentially frictional force आएगा F2 और ऊपर वाले के ऊपर एक फोर्स आएगा F2 like this. सोचो ये अगर रबर का होता, इसको प्रेस करते बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये कुछ डिफॉर्म हो गया होता। अच्छी सॉरी। सो हियर अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो क्या आप लोग बोल सकते हो ऑन दी वॉल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी वॉल? upward or downward? Sir, upward. अपवर्ड। कुछ लोग बोले अपवर्ड। सोचो जब ये ब्लॉक इधर घुसेगा ये तो ऊपर चलेगा ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो वॉल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा। सही बोला। तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना कोई मुश्किल या डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर कैसे स्लाइड कर रहा है पता चल गया तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे ये ब्लॉक अगर अंदर घुसेगा ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो दिस सरफेस रिलेटिव टू दिस सरफेस इज स्लाइडिंग अपवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ हो, इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया? तो अब हम अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स जानने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए देखेंगे हम कैसे करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है। नो नोट पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे एक मैं नया टर्म डिफाइन करना चाहता हूं जिसको मैं कहूंगा अप्लाइड फोर्स। बुक में ऐसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन मेरा ये वाला टर्म आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ बताने में फुल मदद करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझो। अप्लाइड फोर्स क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body in a direction parallel to the surface of contact is called applied force। क्या फायदा जान के फायदा ये है कि फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट frictional force is opposite to applied force। तो यहां से हमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन का मदद मिलेगा। नॉट ओनली डायरेक्शन, आगे चल के देखोगे मैं मैग्नीट्यूड भी उसी से निकालूंगा। तो पहले अप्लाइड फोर्स को समझ ले। अप्लाइड फोर्स को समझ ले। क्या है अप्लाइड फोर्स? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। वेल, मैं यहाँ पे ढेर सारा एग्जांपल लेना चाहता हूं क्योंकि यही सब एग्जांपल आगे आपके सामने न्यूमेरिकल बन के आ जाएंगे।
सपोज हम कहेंगे here is a 10 kg mass and here is a force say of 12 Newton acting at an angle 60 degree। हमें मालूम करना है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले लिखेंगे अप्लाइड फोर्स कितना है। द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस? इसका वेट है, इसका नॉर्मल रिएक्शन है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। क्या है? इट इज 12 cos 60, that is 6 Newton and that is in this direction। इसका मतलब ऑन दिस बॉडी जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अप्लाइड फोर्स का उल्टा ऐसा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं कहूं यहां पर कोई एक ब्लॉक है, इसको किसी एक वाल के साथ आप प्रेस करके पकड़ के रखे हो, you have applied a force of 100 newtons to hold this block of 4 kg। अब मैं जानना चाहता हूं ये वाल के साथ कांटेक्ट में है। ये अगर वाल के साथ कांटेक्ट में है तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? पहले देखिए तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग आर ए वेट जो आप 4G कहोगे, हियर इज ए रिएक्शन फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। आप फोर्स लगा के दबा के रखे हो इसको वाल पे, लेकिन पैरेलल टू द सरफेस क्या फोर्स आ रहा है? 4G। तो आप कहोगे अप्लाइड फोर्स इज 4G और वो कैसा है? डाउनवर्ड है। जैसे पता चल गया अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज लाइक दिस। ये आपको समझ में आना जरूरी है। बस आपके पास ये कला होना चाहिए कि अप्लाइड फोर्स कितना है निकाल दो। अप्लाइड फोर्स निकल गया तो फिर आगे चल के देखोगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब फटाफट निकल जाएंगे। चलिए मैं आपको तीसरा केस देता हूं। तीसरी केस में चलो मानते हैं कि हियर इज ए inclined plane, a block of mass m is kept here। I want to know the applied force। You see the weight of the block can be resolved into number of components like this and there is a normal reaction। और आपको मालूम है कि this force is mg sin theta। ये फोर्स हो गया mg cos theta। Now I want to know the applied force। The force that is parallel to the surface of contact क्या है? mg sin theta, जो कि ऐसा है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। हर केस में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आना चाहिए। Suppose I want to give you another case। Suppose हम कहेंगे ये कोई एक टेबल है और इस टेबल पे कोई एक चेन रखा है। चेन का मास m है, लेंथ l है। ये चेन है जिसका मास m, लेंथ l। झूलता हुआ पार्ट है l/3। ठीक है, पूरा चेन का मास m है, लेंथ l है। जो हैंगिंग पार्ट है उसका लेंथ है l/3। आई वांट टू नो द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मींस द फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये सरफेस में कांटेक्ट में है, इसको पैरेलल होके क्या फोर्स आ रहा है? व्हाट फोर्स इज कमिंग पैरेलल टू दिस? दैट इज द पुलिंग फोर्स। क्या इतना जोर से खींच रहा है? ये हैंगिंग वेट जो झूल रहा है वही तो खींच रहा है। सो अप्लाइड फोर्स इज वेट ऑफ हैंगिंग मास, हैंगिंग पार्ट। और पूरा
मास अगर m है, लेंथ l है, l/3 का मास होगा m/3 और उसका वेट क्या होगा इंटू g। सो अप्लाइड फोर्स इज mg/3। वंस यू सी द अप्लाइड फोर्स व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन, इधर को खींच रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग मोशन, आई मीन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो कोई भी केस में आप पता कर सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप कैसे कैसे करके पता कर लो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है। अगर डायरेक्शन जानना है तो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं जानना है, खाली डायरेक्शन देखना है। जैसे जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई पहलवान आदमी क्या कर रहा है, वो किसी एक वॉल को या फिर बड़े वाला कोई एक ब्लॉक को ढकेल रहा है। ये आदमी ये बड़ा वाला ब्लॉक को ढकेल रहा है। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो देखेंगे कि आदमी के ऊपर एक फोर्स, ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है ना। ये जब उसको पुश कर रहा है आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम में, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा और इसके ऊपर भी एक फोर्स आएगा। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम में, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर आदमी का फोर्स आएगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। आदमी के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स आएगा। तो आप क्या कहोगे, आदमी के पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है, वो पुश कर रहा है, तो फोर्स भी तो पा रहा है। What is the external force parallel to this surface of contact? The force, reaction force of the block, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया। समझ में आया? तो कोई भी केस में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना अगर कोई बॉडी रेस्ट में आसानी से हो सकता है, अगर हम उसके ऊपर क्या अप्लाइड फोर्स आता है पता कर लेते हैं। तो बोलूंगा ठीक से, चिंता की कोई बात नहीं। तो आज हम लोग एक नया टर्म देखेंगे, नया टर्म उसका नाम देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, FL। क्या है ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, थोड़ा समझते हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स that may exist between two surfaces of contact is called limiting frictional force. Limiting फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है। अब ये ब्लॉक को मैं पुश करने लगा हूँ। जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो मैं देखा ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? कोई पूछा, अरे आप तो पुश कर रहे हो, मूव करना चाहिए, न्यूटन बोल के गए, फोर्स लगाओगे तो फोर्स बाय मास उसका एक्सीलरेशन होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देता है। मतलब व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स नाउ, मैं 1 न्यूटन देने के बावजूद ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू माय फोर्स, दैट मींस इट मस्ट बी 1 न्यूटन। व्हेन आई मेक इट 10 न्यूटन आई फाइंड स्टिल द बॉडी इज नॉट मूविंग, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑटोमेटिकली बिकम 10 न्यूटन। When I make it 20 Newton, still it is not moving, means frictional forces become 20 Newton. But when I make it 20.1
1 Newton, I found the body slowly starts sliding. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक बढ़ सकता है, इससे ऊपर बढ़ नहीं सकता। अब ये दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? 20। क्या है, क्या हो सकता है? दो अलग अलग चीज है। जब हम 1 न्यूटन दे रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन था। 10 न्यूटन दे रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन था। 20 न्यूटन दे रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन था। 20.1 दे दिए, अब ये और आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब ये दो सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which may exist between two surfaces of contact is called limiting frictional force। समझ में आ गया? अभी हम देखें कि 20.1 देने में ये चलना शुरू किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटे बच्चे को बैठा देता हूँ। क्या अभी भी 20.1 देने से चलेगा? नहीं, अभी तो आप बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ, 20 को 200 कर दो तब भी नहीं मूव कर रहा है, 300 कर दो तब भी मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि 300.1 करने से चलने लगेगा। मतलब अभी ये दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? 300। कहने का मतलब हुआ कि दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर और उसको कितने जोर से प्रेस करके रखा गया है। हल्के में ये ब्लॉक रखा था, पुश कर लेना आसान था। जब कोई बैठ गया उसके ऊपर, उसको पुश करना मुश्किल हो गया। क्या हो गया? ये दब गया, यहाँ पर दब गया तो इसके मॉलिक्यूल्स के बहुत ही नजदीक आ गए। फोर्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, नाउ इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मूव इट। तो हम क्या देखें, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि कितना जोर से दबा हुआ है। अब जितना जोर से दबा होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस सी इट इन डिटेल्स। तो क्या कहेंगे? FL इज प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। R क्या है? R इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम R कहेंगे। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है? दैट इज रिटन एज म्यू इनटू R। म्यू को क्या कहते हैं? कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसका यूनिट क्या होगा? देखो तो म्यू इज इक्वल टू FL बाई R। FL भी एक फोर्स है, R भी एक फोर्स है, फोर्स बाई फोर्स। तो कोई यूनिट नहीं रहा, बिकॉज इट इज ए रेशियो, इट हैज नो यूनिट्स। म्यू हैज नो यूनिट्स। ठीक है, म्यू का कोई यूनिट नहीं है। ध्यान रहे कि म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ the two surfaces in contact। nature of the two surfaces in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन हर जगह मिलता है, हर बुक में मिलता है। वो बोलते हैं म्यू इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। नो, कोई आपको पूछेगा ग्लास के सरफेस पे म्यू ज्यादा है कि कंक्रीट के सरफेस पे म्यू ज्यादा है, तो लोग बोलने वाले मिल जाएंगे आपको 99.9% में। अब बोलेंगे कि फ्लोर पे म्यू ज्यादा है, ग्लास पे कम है, क्योंकि ग्लास में कोई ब्लॉक आसानी से फिसल जाता है, जबकि फ्लोर पे फिसलना इतना मुश्किल होता है। वो गलत है। थोड़ा मैं लिख देता हूं। फॉर ए रफ surface mu is more, for a smooth surface mu is less। तो मिसकंसेप्शन क्या हो गया इसमें? मिसकंसेप्शन ये हो गया,
कोई एक सरफेस डिसाइड नहीं करेगा कि उसकी सरफेस पे म्यू कितना है। दोनों सरफेस, आप बोलोगे ग्लास तो सर ज्यादा स्मूथ लगता है, फ्लोर इतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता है, लेकिन सोचो तो कोई एक कंक्रीट फ्लोर पे कोई आइस ब्लॉक को मूव करवाएंगे, बहुत ही आसानी से मूव कर जाएगा। कोई ग्लास सरफेस पे कोई रबर ब्लॉक को मूव करवाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, लसक जाएगा, उसके साथ फिक्स हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। कहने का मतलब है दोनों सरफेस मिलकर डिसाइड करते हैं कि म्यू क्या होगा, क्योंकि जो फोर्स है दोनों की मॉलिक्यूल के बीच में है, दोनों की मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई पूछेगा ग्लास सरफेस पे म्यू ज्यादा है कि वुडन सरफेस पे म्यू ज्यादा है, आप कहोगे कैन नॉट बी सेड अनलेस अंटिल द अदर बॉडी इज गिवन। कौन मूव कर रहा है? हाँ, अगर सेम बॉडी को मूव करवाएंगे, कोई रबर ब्लॉक को मूव करवाएंगे, ग्लास सरफेस और फ्लोर सरफेस, हाँ तो हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू से बाय सिंपली सीइंग ए सिंगल सरफेस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका कोई यूनिट तो है नहीं है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। कौन सा सरफेस? दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा कोई ब्लॉक अगर यहाँ पे रखा है, मान लो कि कोई एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ब्लॉक इज एट रेस्ट और ये इसका मान लो मास दिया है 5 kg और ये सरफेस पे हमें म्यू दिया गया है 0.5 न्यूटन। तो अगर हमें कोई पूछेगा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ब्लॉक, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कहेंगे ये जो ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास 5 kg है, तो इसका अपना वेट तो होगा 5g, देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन R। तो हम कहेंगे ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, ना ये स्लाइड कर रहा है, ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है, तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। नेवर राइट, बिकॉज द ब्लॉक इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। ब्लॉक रेस्ट में होने से फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं दिखाया ये पेन रेस्ट में है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं है। क्या लिखेंगे? द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग नॉर इट इज हैविंग एनी टेंडेंसी टू स्लाइड, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये 2 पार्ट पूछा था, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में अगर हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? R = 5g। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है? म्यू R 0.5 × 5g इज 25 न्यूटन। मतलब अभी तो फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 25 न्यूटन। कहने का मतलब हुआ अगर आप इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स दोगे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 20 न्यूटन दोगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 24 न्यूटन दोगे नहीं चलेगा। When you apply 25.1 न्यूटन, it will just start moving. It will just start moving. ये 25 न्यूटन तक हमें अपोज कर सकता है, उससे ज्यादा अपोज नहीं कर सकता। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इससे भी ज्यादा हो गया तो बॉडी चलने लगेगा। तो क्या कहेंगे? इन जनरल फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to FL। फ्रिक्शनल फोर्स 0 से FL के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लेमन्स मिसकंसेप्शन से मैं बोल रहा हूँ, 90% केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया तो तुरंत लोग म्यू आर बोल देते हैं और वो आंसर सही होता है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन होता है। मेरे क्वेश्चन में देखोगे म्यू आर बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। म्यू आर क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ये कितना मैक्सिमम अपोज कर सकता है, मतलब हम अगर 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स देंगे ये चलते बनेगा, 25 से कम देंगे ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बताना इस केस में comment if the body
यहाँ पे 3 kg का बॉडी है, इसके ऊपर हम 20 न्यूटन का फोर्स दे रखे हैं, इधर से कुछ हम 8 न्यूटन का फोर्स दे रखे हैं और हमें पूछा गया है बताओ ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। नीचे म्यू दिया है 0.5। दूसरा केस दिया है हियर इज ए बॉडी और इस बॉडी का मास है मान लो 4 kg, ये 4 kg का मास है और म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.6 और हम दे रखे हैं फोर्स 30 न्यूटन। तो ये दोनों केस में whether the body will move or not move you want to check। तो सीधे सीधे हम लिखना शुरू करेंगे तो कहेंगे हियर r कितना है, r तो 30 है, FL कितना है वो तो म्यू r होता है, कितना हुआ 0.5 into 30 is 15 न्यूटन। अब हमको ढकेलने वाली नेट फोर्स क्या है, इधर से 20 इधर से 8, नेट फोर्स हो गया 12, नेट फोर्स हो गया अगर 12 तो ये 15 न्यूटन तक रोक सकता है। आप दे रहे हो 12 न्यूटन, मूव करेगा क्या, आप कहोगे अप्लाइड फोर्स कितना हो गया है 20 माइनस 8 12 न्यूटन। तो अगर हमारा जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन तक रोक सकता है, तो क्या कहेंगे बॉडी डज नॉट मूव, डज नॉट मूव। सिमिलरली इस केस में देखेंगे तो R कितना है 40, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू इंटू आर हो गया तो हो गया 24 न्यूटन और हमारा फोर्स कितना है, हमारा फोर्स तो है 30 न्यूटन वाला, तो हम कहेंगे एफ ए इज मोर देन एफ एल, बॉडी मूव्स, ये बॉडी मूव कर जाएगा, ये बॉडी मूव कर जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी अभी मूव कर जाएगा, ठीक है। We take the heading now, magnitude of frictional force। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बुक में आपको ये आइडिया प्रॉपरली नहीं मिलेगा, सीख लो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें इसको समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए सोचता हूं कि यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं, हियर इज ए ब्लॉक, से ब्लॉक का मास है कुछ 5 kg, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग सारा चीज निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर R कितना हो गया, R हो गया म्यू इंटू आर हो गया 5G, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इट इज म्यू आर, दैट इज म्यू दिया है 0.5 तो ये हो गया 25 न्यूटन। सपोज मैं इसके ऊपर एक फोर्स दे रखा हूं जो फोर्स की सरफेस ऑफ कांटेक्ट को पैरेलल है, तो मैं उसको अप्लाइड फोर्स कहूंगा। अप्लाइड फोर्स इज लाइक दिस। अब ये हाल में मैं एनालिसिस करना चाहता हूं कुछ केसेस। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन है, मतलब ये यहाँ का फ्रिक्शन हमें 25 न्यूटन तक अपोजिशन दे सकता है। आई वांट टू मेक ए टेबल ऑफ थिंग्स, अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्टेटस ऑफ द बॉडी का स्टेटस। चलिए इसको हम पहले बनाते हैं बड़े प्यार से। कौन है, सपोज हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना हो सकता है, ये तो फिक्स्ड है 25 न्यूटन। क्या ये बॉडी अभी मूव करेगा, 25 न्यूटन तक ये रोक सकता है, हम 5 न्यूटन दे रहे हैं, कभी मूव नहीं करेगा, बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है ना। और
तो कितना होगा, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं उसके बावजूद बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मुझे कैंसिल कर रहा है। 5 न्यूटन को कैंसिल करने वाली फोर्स क्या होगा, वो भी 5 न्यूटन होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है वो कुछ ऐसे आने वाला है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, सिग्मा एफएक्स 0 करो तो ये जितना है ये उतना है, तो कितना हो गया 5 न्यूटन। तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 5 न्यूटन। मैं सीधे जंप किया, बनाया इसको 20 न्यूटन, तो ये तो 25 न्यूटन तक रोक सकता है, तो अब क्या होगा, अब भी ये मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 20 न्यूटन। स्टार्टस तो वही है, बॉडी डज नॉट मूव। व्हेन आई मेक इट 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन था, ये भी हो गया 25 न्यूटन, है ना। बॉडी इज अबाउट टू मूव, ये जस्ट चलने वाला है, इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का लिमिट में आ चुका है, ठीक है। अभी अगर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स 30 न्यूटन हो गया, तो ये तो 25 न्यूटन ही हो सकता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो तो मैक्सिमम 25 हो सकता है, तो होगा 25। अब क्या है ये हाल में देखो, तो थोड़ा अगर ध्यान से आप देखोगे कि अभी मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया है, फ्रिक्शन इसे रोक नहीं पाएगा, बॉडी एक्सीलरेट्स, ये बॉडी एक्सीलरेट्स। क्या होगा एक्सीलरेशन, मैं क्या फोर्स दे रहा हूं, माइनस फ्रिक्शन कैसे रोक रहा है, बाय इट्स मास। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय मी बाय माइनस द ऑपोजिशन दैट डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो हम कहेंगे क्या होगा एक्सीलरेशन, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। तो ये 3 स्टेप हमें समझ में आ गया, ये 3 स्टेप हमें समझ में आ गया। क्या 3 स्टेप है, तीनों स्टेप कहता है कि अगर ये अप्लाइड फोर्स वेरी करते जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है, उतना हो सकता है, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स बदल रहा है विद द अप्लाइड फोर्स। तो ये सारा चीज को देखने के बाद हम फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में लॉजिकली एक रिलेशन निकालेंगे। पहला, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। It automatically changes its magnitude and direction, depending upon applied force। देखो मैं अप्लाइड फोर्स ऐसा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हुआ, अप्लाइड फोर्स इधर से देता, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होता, ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल रहा है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करके, नाइदर बॉडी नॉट द सरफेस, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स इट ऑटोमेटिकली चेंजेस। अच्छा ठीक है, चेंज हो रहा है, तो फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालना कैसा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का तरीका क्या है, तरीका हुआ इफ बॉडी इज एट रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज एट रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट में था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा था, इट वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। Frictional force was equal to applied force. So if the body is at rest, frictional force is equal to applied force.
If body is sliding, if body is sliding, कोई बॉडी स्लाइड करने लगा है, चलने लगा है, ये केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा था? इट वाज सेम एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स FL। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स है अप्लाइड फोर्स, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन इसके अलावा भी केस हो सकता है, ढेर सारे केस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक केस देखेंगे। सपोज दिया गया कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एक ब्लॉक को लाके यहाँ पे छोड़ दिया गया। अब ये मालूम नहीं ये ब्लॉक रहेगा कि फिसल जाएगा। We don't know whether the body is at rest or it will slide। ऐसा केस में हाँ, अगर रेस्ट में रहेगा, रख दिए बॉडी रेस्ट में रह गया तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देंगे, रख दिए बॉडी स्लाइड करने लगा फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देंगे। हम बॉडी को रख दिए, अब आगे क्या हुआ मालूम नहीं है, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ स्टेटस ऑफ बॉडी is not known, then फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? थोड़ा गौर करें। इस केस में अप्लाइड फोर्स था 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स था वही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था 25 न्यूटन। बट यहाँ पर अप्लाइड फोर्स वाज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सब बराबर थे। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स वाज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो तीनों केस को देखेंगे तो तीनों में एक समानता मिलेगा। क्या? जब ये दोनों में से ये छोटा है फ्रिक्शनल फोर्स ये है, जब ये दोनों में से ये छोटा है फिर छोटा है फ्रिक्शनल फोर्स ये है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ FA एंड FL, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना लॉजिकल है। आपको देखना पड़ेगा बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है। रेस्ट में है तो इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, स्लाइड कर रहा है तो इट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मालूम नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड में है तो उसका अप्लाइड फोर्स निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। देखो दोनों में से कौन छोटा है, जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया? तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना उतना आसान नहीं है। इसके अलावा और भी हंड्रेड्स ऑफ केसेस है जो अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते। ऐसा भी हो सकता है कोई बॉडी रेस्ट में भी नहीं है और स्लाइड भी नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है बॉडी इज नॉट एट रेस्ट एंड नॉट स्लाइडिंग, जस्ट लाइक व्हेन आई एम वॉकिंग आई एम नॉट स्लाइडिंग, व्हेन आई एम वॉकिंग आई एम नॉट स्लाइडिंग। और कोई बॉल नीचे रोल करवा दिए, रोल करते हुए जा रहा है, इट इज नॉट स्लाइडिंग। वो सब केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स निकालना और गहरी चीज है। आप लोग अभी इतने में अपने आप को लिमिट करो। कोई साइकिल वाला जब साइकिल में जा रहा है, वो अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, पेडलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से आगे वाला पहिया पे पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। पेडलिंग नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बदल जाएगा। इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पेडलिंग कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन एक होगा। नीचे आ रहा है, पेडलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन दूसरा होगा। ऊपर जा रहा है, पेडलिंग नहीं कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन तीसरा होगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस बट वी लिमिट आवरसेल्फ, क्योंकि छोटे बच्चे, छोटे छोटे दिमाग, छोटा छोटा नॉलेज, छोटा छोटा ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। इफ यू कंसिडर फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रिक्शन इज ए वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। लेकिन कोई भी 11th क्लास वाले को पूछोगे वो बोलेगा फ्रिक्शन तो इजी है, क्योंकि वो डिफिकल्ट वाले पार्ट उनको बताया ही नहीं जाता है। एंड इग्नोरेंस इज ए ब्लिस,
When you don't know that you don't know, you are happy. ठीक है, बट मेरा आपको काम है धीरे धीरे आपको उस लेवल तक लेना है, बट नॉट एट दिस एज। हायर क्लास में और भी चीजें आएंगे। तो हम क्या देखें, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बॉडी स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज एट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मालूम नहीं है स्टार्टर्स तो दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफ कर लेते हैं। इफ यू वांट टू सी the variation of frictional force with applied force मैं प्लॉट करना चाहूंगा। ये एक्सिस में ले लिया अप्लाइड फोर्स, ये एक्सिस में ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स का वेरिएशन प्लॉट करेंगे। रेस्ट में है, अप्लाइड फोर्स 0 है, कोई बॉडी रेस्ट में है और अप्लाइड फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ सर समझ में तो है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, मतलब बॉडी ना स्लाइड कर रहा है ना स्लाइड करने का टेंडेंसी है। अप्लाइड फोर्स बना दिए 2 न्यूटन तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया 2 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स बना दिए 4 न्यूटन, ये बन गया 4 न्यूटन, मतलब जो ग्राफ बनने वाला है दोनों का वेरिएशन का वो कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा चलने लगा, ये जितना होगा ये उतना होगा, जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शनल फोर्स, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अच्छा, तो ये जब ऐसे बढ़ते जा रहा है, क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है, क्या होगा ये एंगल? क्योंकि ये जितना है ये उतना है तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू में पहुंचने के बाद अब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना ना, एफएल हो गया, जिसको आप यूआर कहते हो। अब आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ाओ, आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ाओ, फ्रिक्शनल फोर्स और नहीं बढ़ने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट रह जाएगा, उसके बाद और नहीं बढ़ेगा। सो द फ्रिक्शनल फोर्स एज पर आवर डिस्कशन शुड गो लाइक दिस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बाद में देखेंगे। पता चल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स उसके बाद कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, तो यहीं से काट देते हैं क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा चेंज आएगा। अब हम क्या देखें, हम देखें इसमें कि इफ यू गो फॉर 2 पार्ट्स, तो आप देखोगे ये पार्ट में क्या था, ये पार्ट में ये वैल्यू कितना था, ये भी तो एफएल था क्योंकि 45 डिग्री था। ये पार्ट में अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी एट रेस्ट। सो ये पार्ट में हमें पता चला कि बॉडी इज एट रेस्ट। ये पार्ट में फिर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी स्लाइड्स। ठीक है, तो ऐसा करके फ्रिक्शनल फोर्स का वेरिएशन हो रहा है। हम क्यों ये ग्राफ को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आगे मैं आपको और कुछ थ्योरी बताने वाला हूं, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये ग्राफ इतना बताया कि हम देख रहे हैं एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स फॉर ए बॉडी एट रेस्ट द लिमिट द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वली इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। बढ़ते 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 जब ये हो गया एफएल, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया एफएल, उसके बाद उसका चलना फिरना बंद, मतलब ये बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू और नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा। अप्लाइड फोर्स कितना भी कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। अच्छा,
अगर हमें किसी बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना है या फिर घटाना है तो हमें अलग अलग तरीके आजमाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अभी हम लोग जो चीजें देखे हैं इसको थोड़ा हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। ये हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग सब देख चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। इन फॉलोइंग केसेस comment if the body will move or not move, the body will move or not move। ठीक है, if it moves then with what acceleration। ठीक है, क्या दिया है, केस दिया है कि एक वॉल है, वॉल पे हम एक ब्लॉक को चिपका के रखें। कैसे ये ब्लॉक ऐसे रह सकता है, तो गिर जाएगा। अरे हम इसको प्रेस कर रखें, कुछ फोर्स दे रखें, ये फोर्स है F0 और ये वॉल पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। वॉल का, ये ब्लॉक का मास है 6 kg, ऐसा करके दिया गया। ठीक है, F0 is equal to 200 न्यूटन। F0 is equal to 100 न्यूटन। दोनों केस में आपको बताना है ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा। अगर स्लाइड करेगा तो क्या एक्सीलरेशन में करेगा। क्या दिया है, दिस इज व्हाट इज द वॉल, ये वॉल है। द ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स F0। ठीक है, आपको इसका वैल्यूज निकालना है, बॉडी रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा। अगर स्लाइड करेगा तो किस एक्सीलरेशन में करेगा। पहले हम देखेंगे दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, जिसपे हम दे रखे हैं F0, वॉल दे रहा होगा रिएक्शन फोर्स और उसका अपना वेट होगा 6G। और क्योंकि इसका नीचे फिसलने की टेंडेंसी है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इस सरफेस को पैरेलल होके क्या फोर्स है, वेट, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा। किधर को होगा, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। ये हो गया हाल हमारा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन में देखेंगे तो पहले देख लेते हैं इसमें R क्या होगा, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 गिव्स R इज इक्वल टू F0 नहीं। और अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, वो तो 6G है, ये मालूम है। नाउ बिट नंबर 1, F0 कितना दिया 200 न्यूटन, तो फिर R कितना हो गया 200 न्यूटन, क्योंकि वो F0 है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू R। यहाँ पर लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, FL होगा म्यू इंटू R। म्यू कितना है, म्यू है 0.5 इंटू 200 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है 100 न्यूटन, लेकिन कितना है पता करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि FA और FL में से FA इज लेस देन FL, so frictional force will be how much, the applied force। कब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ बराबर होता है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। बॉडी मूव नहीं कर रहा है। दूसरा केस को करने के लिए आई विल डू हियर
यहां पर कहेंगे F0 क्या दिया गया, 100 न्यूटन। F0 दिया गया 100 न्यूटन। अच्छा, तो R कितना होगा, R तो F0 की बराबर है 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 0.5 इंटू 100 दैट इज 50 न्यूटन। व्हाट यू फाइंड, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या था, 60 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, बॉडी स्लाइड्स, बॉडी स्लाइड करने लगेगा, ठीक है ना। क्या एक्सीलरेशन में, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 50 न्यूटन। अब अगर इस बॉडी को हम देखेंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी हाउ मच, अप्लाइड फोर्स हम दिए, रोकने वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, बाय मास है, अप्लाइड फोर्स हम कितना दिए हैं, व्हाट इज अप्लाइड फोर्स हियर, 60 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। मास कितना है, 6, तो कितना हो गया, 10/6 और 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप में से कितने लोग बना लिए थे इसको। अच्छा, अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इतना सिंपल सॉल्यूशन है, फिर भी कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका वेट है 10G और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है R। हियर अप्लाइड फोर्स क्या है, वो F है जो हम दिए हैं यहाँ पर, चलो इसको F0 कहते हैं। अप्लाइड फोर्स इज F0 क्योंकि इट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। हियर व्हाट इज R, ये भी तो समझ में आ रहा है 100 न्यूटन। और व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इंटू R, 0.2 इंटू 100 is 20 न्यूटन। When applied force or F0 is equal to 15 न्यूटन, तो 10 न्यूटन कहां से आया, F0 is 15 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो 15 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हो, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप्लाइड फोर्स and that is equal to 15 Newton. Body at rest. When F0 is equal to 25 Newton, applied force is also 25 Newton, or applied force is now more than limiting frictional force, so body स्लाइड्स, बॉडी स्लाइड्स। क्या एक्सीलरेशन में, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है 25 न्यूटन का, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन का, मास है 10 kg, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल था, हर कोई इसको कर लिया है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोग ढेर सारी चीज देखेंगे। हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन जिसमें म्यू का वैल्यू दिया है 0.5 कैलकुलेशन करने के लिए। म्यू का वैल्यू म्यू है, इन टर्म्स ऑफ म्यू यू विल कैलकुलेट। हियर इज ए ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है। एंगल कितना दिया है, थीटा, अच्छा ऐसा दिया है, ठीक है, ठीक है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बिट नंबर 1, इफ it is at rest
if it is sliding down, if m is 5 kg, mu is 0.5, 0.8, थीटा इज 30 डिग्री, ऐसा करके दिया है। दूसरा चौथा केस, if m is 5 kg, mu is 0.1, थीटा इज 45 डिग्री। तो ये सारा केस में मुझे ब्लॉक के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है पता करना है। पहला दोनों केस में ब्लॉक का स्टेटस मालूम है, रेस्ट में है, मोशन में। बाकी केसेस में डाटा दिया गया है, बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है मालूम नहीं है। लेकिन हमें किस चीज का डर है? हमें तो मालूम है बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मालूम नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ एफ ए एंड एफ एल, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए तो हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं और चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए हम देखें, यहाँ पर एक एक करके सारा बिट को मैं यहाँ पे करूंगा। क्या दिया है? केस दिया है ऐसा। हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो एक वेट है। वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा, ये कंपोनेंट ऐसा। एक नॉर्मल रिएक्शन है और ये ब्लॉक चाहे फिसले या ना फिसले, दोनों ही केस में इसको नीचे आने का टेंडेंसी है। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे देंगे? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। बुक में देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स आया मतलब तुरंत म्यू आर डाल देते हो, गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू आर। अब कितना है क्या मालूम, हम निकालना चाहते हैं। तो चलो सारे वैल्यूज लिख देते हैं। ये वैल्यू तो है आपका mg cos थीटा, आपको मालूम होगा। ये वैल्यू है mg sin थीटा। ये सब केस है, ये हाल है हमारा। तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। Here, अगर मैं ऐसा लेता हूं अपना x एक्सिस, ऐसा लेता हूं अपना y एक्सिस, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 दे रहा है, r इज इक्वल टू mg cos थीटा, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। अच्छा तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? म्यू इंटू आर। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कितना मैक्सिमम हो सकता है? म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है? mg sin थीटा। द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये सब चीज हमें मिल गया। नाउ बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में दिया गया है बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, कितना होगा? mg sin थीटा। व्हेन स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कितना होगा? म्यू mg cos थीटा। तीसरे केस में सारा गड़बड़ शुरू। तीसरे केस में मालूम नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर गया। तो ऐसा केस में हम दोनों निकालेंगे। दोनों में से तो एफ हमें मालूम है। तीसरा केस में एफ एल कितना है? म्यू कितना है? म्यू इज दिया है। तीसरा केस में म्यू इज 0.8 है ना। एम कितना है? 5 kg। जी तो हो गया 10। cos थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया थोड़ा देखिए तो cos 30 इज √3/2। 2 हो गया तो ये हो गया 0.4 इंटू 5 इज 2 इंटू 10 हो गया 20। सो इट इज 20 √3 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स था mg sin थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये कहां से आया, म्यू mg cos थीटा, फॉर्मूला देख चुके हैं, मैं वैल्यू डाला हूं, डोंट कंफ्यूज, यही जो वैल्यू था इसको मैं यहाँ पे डाला हूं। अप्लाइड फोर्स क्या था, mg sin थीटा। mg sin थीटा मतलब m तो है 5, g तो है 10, 30 sin 30 होता है 1/2, तो हो गया 25 न्यूटन। आप जानते हो कि √3 का वैल्यू इज रफली 1.7, 1.7 into 20 इज 34 न्यूटन। तो देख के क्या पता चल रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 34 न्यूटन का हुआ, अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन का हुआ, तो आप कहोगे बॉडी विल स्लाइड। यू देख रहे हो कि Fa इज लेस देन Fl, Fa इज लेस देन Fl, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रह जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, दोनों में से जो छोटा है, दोनों में से जो छोटा है मतलब कौन, ये 25 न्यूटन। समझ में आना चाहिए। बिट नंबर 4, Fl फॉर्मूला क्या है, म्यू mg cos थीटा, निकाल चुके हैं, यहाँ पर वैल्यू डाले, म्यू का वैल्यू है 0.1, m का वैल्यू है 5, g हो गया 10, 45 डिग्री दिया है cos 45, तो ये 10 और पॉइंट हो गया 1, ये 5/√2, हाँ तो ये 5/√2 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा कितना है 5, g तो है 10, sin 45 इज 1/√2, सो इट इज 50/√2। अरे बाप रे, ये अप्लाइड फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से काफी ज्यादा है। सो क्या देखे, Fa इज मोर देन Fl, बॉडी स्लाइड्स। अब स्लाइड कर गया तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, 5/√2 न्यूटन। क्या ये सारा चीज समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, इट्स ए लॉजिकल चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स चीज ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा इजी लगेगा, समझ में आने के बाद डिफिकल्ट लगेगा। मेरा काम है आपसे कोई चीज छुपाना नहीं, सारा चीज बताना। वो क्या करते हैं, काफी चीज नहीं बताते हैं, या फिर उनको मालूम नहीं होता है, और मालूम नहीं है बोल के मालूम नहीं होता है, फिर बच्चों को आसान लगने लगता है। मेरा काम है फिजिक्स को डिफिकल्ट बनाना। क्यों, क्योंकि समझना उसको। जब भी हमें कोई चीज समझने की जरूरत पड़ता है, उसके लिए हमारा ब्रेन एक्सरसाइज होता है। ब्रेन एक्सरसाइज कोई पसंद नहीं करता, देखो ब्रेन एक्सरसाइज कोई पसंद नहीं करता, ब्रेन एक्सरसाइज करने से डिफिकल्ट लगता है। क्यों हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। जब हम सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। एक बात समझ जाओगे, फिजिक्स अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है।